ये शीट दे दिया ऑलरेडी मैंने आपको, ठीक है। आप लोगों ने कुछ पढ़ा था 7, सेक्शन 7 मतलब, और कुछ 7 नहीं, सेक्शन 7। हाँ, सप्लाई से पढ़ा था, कुछ समझ में आ रहा था? नहीं समझ में आया? वो स्टार्टिंग से पढ़ा था आपने, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। समझ में आ रहा था? पल्ले पढ़ रहा था कुछ? अल्फ़ा बीटा गामा नहीं लग रहा था? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और आपका ठीक है, हैंडल हो रहा है, अभी कंप्लीट है, कंट्रोल में है। ऑनलाइन क्लास आप लोग का कोई पढ़ रहा है घर पे? सेक्शन 7 जो पढ़ा दिया था, नहीं? पहले बात तो जो शीट दिया मैंने उसको प्रिंट करा लो, नहीं है तो मैं प्रिंट करके दे दूंगा, ठीक है। नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स में आप क्या बनाओगे, वही लिखना पड़ेगा जो लॉ में लिखा हुआ, वो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है, ठीक है। नोट जब बनाना होता है मैं खुद ही बोलता हूँ कि लिखो, और आपको पता है कि जो वहाँ नोट्स बनाना था एफएम में मैं नोट्स बनवा दे रहा था। इसमें क्या है कि कुछ नोट्स बनाने का नहीं, लॉ है, लॉ को आप मरोड़ नहीं सकते। टिल्ट कर मतलब कि बिंड करके स्विच करके कुछ छोटा करके लिख दे तो कुछ अलग मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या एडवाइस है कि सबसे पहले कोई अगर पढ़ रहा है जेन्युइनली, ठीक है, तो पास्ट पेपर का एक स्कैनर ले ले, स्कैनर ले लो पास्ट पेपर का, ठीक है। अभी बेस्ट क्या है, अभी फरवरी चल रहा है, जनवरी में चल रहा है, मतलब कि नया साल का 2 महीना बर्बाद हो गया है ना। ठीक है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी चल रहा है, एग्ज़ाम जून में है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, नहीं है, हमको समझ में आ रहा है, बाप रे हुआ, ठीक है। जो भी है 4 महीना है, 4 महीने 3 महीने है, अब मार्च अप्रैल मई जून में तो एग्ज़ाम ही है। तो स्कैनर ले लीजिए, स्कैनर लेके मोस्टली ये हो सकता है कि अभी नया चैप्टर का स्कैनर आया नहीं होगा आप लोग का उसमें, तो हो ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, बात करते रहिए कि स्कैनर आया कि नहीं। टैक्समैन का ट्राई करना स्कैनर लेने का, 2 स्कैनर आता है, टैक्समैन एंड सुचित्रा। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर में आपका लास्ट प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस रहता है सर, आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आया है, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आया है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं तो यही प्रेफर करूँगा, टैक्समैन का लो, बेस्ट होता है। नहीं मिल रहा टैक्समैन का तो आप सुचित्रा का भी ले सकते हैं, अमेजोन में अवेलेबल है, अमेजोन में अवेलेबल है, ले सकते हैं, ठीक है। लेके जो मैं पढ़ा दिया हूँ उसका क्वेश्चंस देखो, ठीक है, और उस क्वेश्चंस को देख के खुद लिखने का ट्राई करो उसका आंसर। सर आंसर नहीं लिख पा रहे, नहीं लिखना पड़ेगा भाई, आप लिखो ना। तेरा मतलब कि ये रास्ता है ना आपका आंसर लिखने का, आप ऐसे जाओगे स्टार्टिंग में, कहाँ यार क्या लिखा प्रोविजन में, मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन वो धीरे 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 ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होना शुरू हो जाएगा, एफर्ट लगता है भाई, इसी पे तो नंबर आता है। आपके बगल में जो आया है बैठी है ये मैडम, वो 40 ला रही है और आप 65 ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? इसी का वजह से वो यहीं पे आके रुक गई है और आप यहाँ तक गए हैं, उसी पे तो डिफरेंस है। अरे समझ में तो आप और क्या कर क्या रही है, यही तो करना है, बैठ के लिखो, और अभी टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ सकते हैं आगे, और लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा प्रोविजन। सर प्रोविजन याद नहीं करना पड़ेगा, आपको आंसर लिखो, देख के लिखो भाई, देख के लिखो, फर्स्ट टाइम देख के लिखो, ठीक है। देखना कितना अच्छा लगने लगेगा, मतलब लाइट फील करने लगेंगे आप प्रोविजन लिख के। अच्छा इस प्रोविजन ने तो ये बोला है, अब मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को मेहनत करना है तो मैं गाइड करूँगा तो करो, कन्फर्म है 60 के अबव आएगा।
ठीक है। सेकेंड ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरा एफएम में अबव 65-70 लेके आ रहा है, बोला कि सर हो गया, आपका ये नोट्स पढ़ा था क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसका मैं आपको यही बता रहा हूँ कि स्कैनर लो, पास्ट पेपर सॉल्व करते रहो, लिखो, लिखने का हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ। अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं खुद पकड़ के टेबल बना के लिखवा देता, लेकिन लॉ में क्या लिखवाऊँ, कुछ नहीं लिखवा देता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 मैंने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। सेक्शन 8 ट्राई स्टार्ट करते हैं। छोटा सा है, प्यारा सा छोटा सा सेक्शन है, बहुत इजी, बहुत फनी सेक्शन, ठीक है। और मैं तो पढ़ा रहा तो फनी हो रहा है हाँ, मैं पढ़ा रहा तो फनी नहीं हो रही है, बोरिंग तो नहीं लगता ना। हाँ, बहुत प्यारा छोटा मासूम सा सेक्शन, सेक्शन 8, ठीक है। और बेस्ट क्या होगा, सेक्शन 8 करने के बाद हम लोग सेक्शन 7 और 8 पे दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ऑब्वियसली जब बात है क्वेश्चंस में का आंसर नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन आपको सोचने का मौका दूंगा, ठीक है, कि आप सोच सके मन मेरा फील वाली फीलिंग नहीं, वो प्रोविजन को देख के क्या है। अंडरस्टूड। सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है? सर आप फोन लिए हैं क्या? फोन तो सबने लिया होगा, फोन तो सबने लिया होगा। सर आप फोन लेने जाते हैं, फोन के संग आपको क्या देता है? चार्जर, ठीक है। फोन के संग चार्जर देता है, भाई वो छोड़ दो, नहीं देता है, चलो देता है। मैं माइक्रोमैक्स तो नहीं है, मैं रेडमी का फ़ोन लेता हूँ, ठीक है। मेरा रेडमी का फ़ोन है, फ़ोन के संग चार्जर दिया है, फ़ोन 9999, ओवर अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए। पहले आता था ना एक तो, अभी प्राइस घट रहा है, अभी ऑर्डर कीजिए एक आता था ना पहले, अभी ऑर्डर कीजिए। इतने सारे ऑर्डर, 300 ऑर्डर हो गए हैं, स्टॉक खत्म हो रहा है क्या आता था ना पहले, स्टॉक अभी खत्म हो रहा है, जल्दी से ऑर्डर कीजिए, स्टॉक खत्म हो जाएगा, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी। वैसा वाला फ़ोन लिया हुआ है, तो फ़ोन के संग क्या दे रहा है? चार्जर दे रहा है। तो सर फ़ोन का जो जीएसटी रेट है वो 18% है फ़ोन का, और अगर चार्जर खरीदने गए तो उसका जीएसटी रेट है से 5%। फ़ोन का जीएसटी रेट समझ में आ रहा है ना? ये आपका डब्बा फ़ोन का, उसमें ये फ़ोन और इसमें ये चार्जर है ना। इसका जीएसटी रेट 18%, इसका जीएसटी रेट 5%, अब दोनों को एक डब्बा में लेके आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कौन सा जीएसटी रेट लगेगा? आ रहा समझ में सिचुएशन? क्या जीएसटी रेट लगाएंगे आप? इस पूरा पैकेट का जीएसटी रेट क्या होगा? 23% क्या? हाँ, 23% तो कोई रेट ही नहीं होता ना। ऑनलाइन क्लास कोई है बताएगा क्या होगा जीएसटी रेट? 18% होगा क्या सर? 18% बोल रही, क्यों होगा 18%? कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई, वेरी गुड। सर बोला गया है कि सर दो कॉन्सेप्ट है, एक कंपोजिट सप्लाई और एक मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या है? एक जीएसटी, एक सप्लाई के संग दो सप्लाई मिक्स करके या जोड़ के आपको दिया जा रहा है, आपको अपना कस्टमर को दिया जा रहा है। तो सर लॉ में बोला है कि सर आपसे दो चीज पूछा जाएगा। भाई एक बात बताओ, ये नेचुरली बंडल है कि नहीं? नेचुरली बंडल मतलब, नेचुरल बंडल का मतलब ये होता है कि सर ये फोन के संग चार्जर देना जरूरी था कि नहीं, है कि नहीं? फोन के संग चार्जर देना जरूरी था कि नहीं?
तो आप बोलेंगे हाँ जरूरी था, फोन के साथ चार्जर देना जरूरी था, तो वो उसको बोलेंगे नेचुरली बंडल। इसके बिना नेचुरली बंडल, नेचुरली बंडल, इसके बिना फोन बिना चार्जर के नहीं चलेगा, चार्जर के फोन के बिना चार्जर नहीं, चार्जर के बिना फोन नहीं चलेगा, और फोन के बिना चार्जर लेके क्या फायदा, ठीक है। नेचुरली बंडल था, तो अगर ये नेचुरली बंडल रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है खरीदने का। ये जो बॉक्स खरीदा है आपने, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था खरीदने का, फोन या चार्जर। फोन, उसके संग चार्जर आया है, लेकिन मैं फोन खरीदने गया था। तो जो आपका जीएसटी रेट ये इसको बोलेंगे तब फोन खरीदने जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल सप्लाई। पहले आपसे क्या पूछा, नेचुरली बंडल है कि नहीं। दूसरा, अगर नेचुरली बंडल है तो आपका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, आंसर इज फोन। तो बोलेगा सर जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा वही पूरा का जीएसटी रेट होगा, दैट्स कंपोजिट सप्लाई। क्लियर है। पहले क्या पूछेगा, नेचुरली बंडल है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये कब हम सोच रहे हैं, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स एक साथ है। हो सकता है फोन है, चार्जर है, आपको पेन ड्राइव भी दे रहा है, हो सकता है ना, पेन ड्राइव भी दे रहा है, आपको एक इंडोनेशिया का हॉलिडे होम का पैकेज भी दे रहा है, नहीं दे रहा है यार ऐसा नहीं है ना, चार्जर पेन ड्राइव भी दे रहा है। तो पेन ड्राइव जो दे रहा है इसके संग, तो पूछेगा सर एक या एक से ज्यादा गुड्स या सर्विस है कि नहीं है। आपका आंसर होगा यस। एक या एक से ज्यादा वाला केस है तो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो या तो ये मिक्स सप्लाई होगा या फिर कंपोजिट सप्लाई होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर आपसे पूछेगा जो आप एक से ज्यादा खरीद रहे हैं वो क्या नेचुरली बंडल है कि आर्टिफिशियली बंडल है। आ रहा समझ में, जबरदस्ती जोड़ के बेच रहा है या फिर नेचुरली बंडल है। तो आपका क्वेश्चन है कि सर, आंसर है कि सर नेचुरली बंडल है। ओके, तो हम क्या मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई। फिर दूसरा, तो जीएसटी रेट क्या लगेगा सर, जीएसटी रेट वही लगेगा जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है। प्रिंसिपल सप्लाई कौन है, फोन। तो जो फोन का जीएसटी रेट रहेगा पूरे सप्लाई का जीएसटी रेट लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है। आपसे पूछा जाएगा सर नेचुरली एक या एक से ज्यादा गुड्स सर्विस है, आंसर इज यस। एक से या एक से ज्यादा गुड्स या सर्विस कंबाइंड है। तो सर हिट करना चाहिए कि ओके इट विल बी आइदर कंपोजिट और मिक्स। सर नेचुरली बंडल है कि नहीं है, तो आंसर इज नो, नेचुरली बंडल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, अरे भाई एक एग्जांपल मिक्स का जो नेचुरली बंडल नहीं है, ये क्या है पता है, अरे क्या है, रोज बुके। वैलेंटाइन था, सब लोग बुके उके लेके गए, लेकिन सबको तो दिखाना है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल है, ठीक है। तो बोला भैया आपको बुके ही सिर्फ नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए, बोला बुके नहीं चाहिए, बुके के ऊपर ना आप टेडी बैठा दीजिए, बुके के ऊपर टेडी बैठा दीजिए, और टेडी के हाथ में एक डेयरी मिल्क सेल्फ दे दीजिए। आप समझ रहे हैं क्या इनोवेशन है। और कुछ, ठीक है, बुके के ऊपर एक टेडी और टेडी के हाथ में डेयरी मिल्क सेल्फ। अच्छा ठीक है। वो जो बेच रहा तो बोला ठीक है, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए।
ये स्टूडेंट जी यूनिवर्सिटी का होगा। जी कोई यूट्यूब में जाता है ना। ओके ठीक है। अभी पता चला ये जो बुके था उस पे 0% का जीएसटी था, क्योंकि वो आपका फ्लावर्स था। फ्लावर्स इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ना, वो फ्लावर्स हर्ब्स ये सब तो 0% था। ये था आपका 18% जीएसटी, क्या टेडी। और ये आपका क्या था, चॉकलेट, ये आपका था से 28%, से अभी 28% नहीं है, चलो से 28% जीएसटी। अब बताओ क्या जीएसटी लगेगा, आ रहा समझ में? 28 कैसे? यहाँ पे आंसर इज हाईएस्ट वाला, जो हाईएस्ट रहेगा। सर आप बुके लेते, बुके सोचो 500 का था, टेडी बियर 700 का था और चॉकलेट 100 का था। आपसे वो कितना लेगा टोटल? 1300, और 1300 पे 28% चार्ज कर देगा जीएसटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सर नेचुरली बंडल है कि नहीं? आंसर है नहीं, मेरा इनोवेशन है, नेचुरली बंडल नहीं है। तो इन दैट केस जीएसटी रेट वुड बी 18% and will be fall under mixed supply। आ रहा है डिफरेंस समझ में? ऑनलाइन का समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ सर। पढ़ते हैं थोड़ा, समझ गया कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं है, खत्म चैप्टर। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient comprising two or more goods or service or both, or any combination thereof। goods रहे, service रहे, both रहे या कोई भी combination रहे, लेकिन वो two or more होना चाहिए। which are naturally bundled and supplied with each other in the ordinary course of business। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में एक साथ ही बिकता है। जैसे आपको मैंने बोला फोन के संग चार्जर, आप कोई होटल में गए, होटल के संग आप क्या, होटल में गए, होटल में आपका रूम रेंट रहता है, रूम रेंट के संग आप किसके संग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट या कॉम्प्लीमेंट्री लंच, नेचुरली बंडल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ रहता है। ठीक है। तो वो सब जो डेफिनेशन अंदर composite supply। लेकिन यहाँ पे क्या है? mixed supply is supply of two or more individual goods or service or combination thereof made in conjunction with each other by taxable person for a single price। जितना था सबका सिंगल प्राइस लिया और एक से ज्यादा को कंजंक्ट कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया। where the supply does not constitute composite supply। और वो फॉल कहाँ नहीं कर रहा है? composite supply। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन समझ में आ रहा है डेफिनेशन? हाँ सर। टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स क्या लगेगा? ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी को वो सप्लाई मानेगा। ट्रीटेड एज सप्लाई विच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट, तो जीएसटी क्या लगेगा? जहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई था, और यहाँ पे क्या लगेगा? जीएसटी हाईएस्ट रेट कंपोजिट सप्लाई में। कैसे पकड़ेंगे कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है? मैंने आपको बता दिया सर, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए और नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। ठीक है। आपका करामाती नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है। द सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल पर्सन, कोई टैक्सेबल पर्सन ही सप्लाई कर रहा है। The supply must composite of two or more taxable supply। एक या एक से दो या दो से ज्यादा सप्लाई को कॉम्बाइन करके है, comprise। The goods or service involved in the supply must be
नेचुरली बंडल, सब कीवर्ड है, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नेचुरली बंडल। दे मस्ट सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक दूसरे को जोड़ के ही दिया जाता है, ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं दिया जाता है। मैं अगर किसी गया होटल, मैं किसी होटल में रहने गया, उसके संग वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया, लेकिन वो बाहर वाले को किसी को ब्रेकफास्ट नहीं देता है। अरे समझ में, कोई भी आके बाहर से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाएगा होटल में, वो उस अपने कस्टमर नहीं हो तो क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर ही बोलते हैं क्या, गेस्ट, वो अपने गेस्ट को ही देता है जो वहां पे रहने आता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो नेचुरली बंडल है। ओनली वन ऑफ द सप्लाई इन्वॉल्व मस्ट क्वालिफाई एज अ प्रिंसिपल सप्लाई। सारा जो दे रहा है उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई, जैसे कि मैं रूम रेंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। अरे समझ में, उसमें क्या है, मिक्स सप्लाई में क्या है, सेम टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होना चाहिए, दो से ज्यादा सप्लाई होना चाहिए फॉर अ सिंगल प्राइस। ये मैंने बुके बनाया, कितना सौ में बेच रहा हूँ, 1300 में बेच रहा हूँ। द गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इन द सप्लाई मस्ट नॉट बी नेचुरली बंडल नहीं होना चाहिए। दे डू नॉट सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ जोड़ के नहीं देते हैं, आप स्पेशल कंडीशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। नो सप्लाई मस्ट क्वालिफाई प्रिंसिपल, इसमें से कोई भी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं मान रहा, ठीक है। मैं जो बताया बुके ऊपर टेडी ऊपर से चॉकलेट, अरे देना क्या चाहता है ये बता, बुके देना चाहता है, टेडी देना चाहता है, चॉकलेट देना चाहता है, क्लियर है। वो नहीं, उसमें से कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। हाँ, वो कौन, मोबाइल पेन ड्राइव चार्जर में तो आप खरीदना क्या चाहते हो, आप क्या पेन ड्राइव खरीदने के लिए मोबाइल वो डब्बा खरीदे हैं क्या मोबाइल का, क्या चार्जर खरीदने के लिए खरीदे हैं? नहीं सर, हम मोबाइल खरीदने के लिए खरीदे हैं, तो उसके संग वो दोनों इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल सप्लाई इज योर मोबाइल, ठीक है। एग्जांपल बता रहा, कंपोजिट सप्लाई is made for goods which are packed, transported and insurance. The supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply, and supply of goods is a principal supply. आप मेरे दुकान में आए, दुकान में आके एक फ्रिज ले लिए, ठीक है। मैंने बोला सर फ्रिज हो गया, ठीक है। आपने एक फ्रिज ले लिया, कितना का फ्रिज लिया, से 40,000 का फ्रिज लिया, 40,000 का फ्रिज लिया। मैंने आपको बोला सर आप इसमें 2,000 रुपया और मिला दीजिए, कितना का हो जाएगा, 42,000। आपका लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस सब इसमें इंक्लूड है। क्या समझ में आया? होता है ना। वहाँ से आपका यहाँ आप बुकिंग करके जाइए, 42,000 दे के जाइए, मैं अरेंज करूँगा, वहाँ से किसी को लाऊंगा गाड़ी, उसको रखवाऊंगा फ्रिज को, यहाँ से जाएगा फ्रिज, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उसके बाद बीच में कुछ हो गया इन केस तो उसमें इंश्योरेंस सब इसमें इंक्लूड रहेगा। आपका घर तक पहुँचाएगा, अनलोडिंग करेगा, आपका जहाँ बोलेगा वहाँ तक रख देगा। अरे समझ में। तो सर अब बताओ फ्रिज का दाम तो क्या हो जाएगा, 40,000 या 42,000? 42,000। सर जीएसटी रेट कितना पे लगेगा, 40 पे लगेगा और 2,000 पे अलग लगेगा, या कि फ्रिज का जो जीएसटी रेट है वही लगेगा? फ्रिज का जीएसटी रेट नहीं, फ्रिज का सोचो ये सब का जीएसटी रेट है, सोचो आपका 18%, और फ्रिज का जीएसटी रेट है सोचो आपका 5%। सोचो एग्जाम्पल, ये मत बोला कि सर नहीं है जीएसटी रेट, फ्रिज का सिर्फ 5%। अब बताओ क्या वो अलग अलग बनाएगा 2,000 और ये, या फिर एक साथ बनाएगा 42,000 पे 5%? एक साथ बनाएगा, आंसर 42,000, और जीएसटी क्या रेट लगाएगा, 5%। क्लियर है?
सप्लाई ऑफ मिक्स सप्लाई का देखो, वही सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैनन फूड स्वीट्स चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स सब एक साथ ही एकदम झालमुड़ी की तरह मिला के ऐसे 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 करके सिंगल प्राइस में दे रहा है, समझ आ रहा है? तो वो सर मिक्स सप्लाई में क्या रेट लगेगा सर? आपका झालमुड़ी में देखा जाएगा कि ये कितना का रेट, ये कितना का रेट, जो बोलेगा जो हाईएस्ट है उसी को पकड़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या, केन फ्रूट्स स्वीट्स चॉकलेट्स केक्स ड्राई फ्रूट्स एक्यूरेट ड्रिंक, कुछ होगा ड्रिंक मतलब कि स्वीट ड्रिंक फ्रूट जूस सब एक साथ। व्हेन सप्लाइड सिंगल डे ही खाना पड़ेगा नहीं तो सड़ जाएगा। व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस में सप्लाई किया है, ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। सर अगर हम चाहते तो ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड, अलग अलग बेच सकते थे, ये स्वीट्स अलग बेच सकते थे, ठीक है, आपका केक अलग बेच सकते थे, ड्राई फ्रूट्स अलग बेच सब एक साथ, लेकिन वो क्या किया, सारा कस्टमाइज पैकेज बना दिया और उसका सिंगल प्राइस मैंने चार्ज कर लिया। सिंगल एंड कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इट शैल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम आर सप्लाइड। अगर सेपरेटली बेच सकते थे तो वो मिक्स सप्लाई नहीं होता, वो सेपरेट सप्लाई होता, ठीक है। This implies that the supply will be taxed wholly as supply of these goods which are liable at highest rate, जो highest rate होगा उस पे GST लगेगा। क्लियर है? गिफ्ट रैपर ऑफ चॉकलेट्स, here the chocolate का गिफ्ट रैपर, here the chocolates are the principal supply while the box और गिफ्ट रैपर मैसेज कार्ड एंड गिफ्ट रैपिंग सर्विसेज ऑफर्ड आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स। क्लियर है? अगर गिफ्ट को रैप करके दे रहे हैं तो रैपर भी जा रहा है, उसके ऊपर कार्ड भी जा रहा है, ठीक है, वो सब जा रहा है, तो वो सब सपोर्टिंग एलिमेंट है एज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, जिसमें वो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, चॉकलेट, गिफ्ट रैप्ड बॉक्स चॉकलेट, तो वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। होटल प्रोवाइड्स 4 day 3 nights पैकेज, एक होटल दे रहा है क्या, 4 day 3 night पैकेज विद अ फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट, ठीक है। दिस इज अ नेचुरली बंडलिंग सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द सर्विस ऑफ होटल अकोमोडेशन गिव्स द बंडल द एसेंशियल कैरेक्टर, वुड देयरफॉर ट्रीटेड एज सर्विस प्रोवाइडिंग द होटल अकोमोडेशन। जो होटल अकोमोडेशन है वही सर्विस माना जाएगा द प्रिंसिपल सप्लाई, वो आपका ब्रेकफास्ट जो दे रहा है उसका अलग से नहीं आएगा। इट इज अज्यूम्ड जो आपका जो होटल का जो चार्ज है ना उसमें ब्रेकफास्ट का भी पैसा इंक्लूड है। क्या गलत बोल रहा हूँ? होता है ना। द टूथपेस्ट, सर टूथपेस्ट लिए, यहाँ तो टूथपेस्ट था ही और उसके संग क्या था, एक ब्रश। तो सर इफ अ टूथपेस्ट से इंस्टेंट इज लायबल टू कितना, 12% GST। टूथपेस्ट क्या है, 12% GST इज बंडल टुगेदर विथ अ ब्रश। ब्रश के संग जोड़ के एक ही पैकेट में देते हैं, होता है ना, एक पैकेट में देते हैं, और ब्रश का GST रेट क्या है, 18%। इज सोल्ड एट अ सिंगल यूनिट सिंगल प्राइस। ये सिंगल प्राइस है से 50 रुपए का, सिंगल यूनिट सिंगल प्राइस। It would be reckoned as a mixed supply. So क्या मानेंगे, mixed supply. This would be therefore liable to at 18%. क्या लगेगा इस पे, 18%। इस पे 12% था, इस पे 18% था, पूरा पे क्या लगेगा, 18%। हायर ऑफ 12% 18% एप्लीकेबल टू ईच ऑफ द गुड्स देयर। क्लियर? आ रहा समझ में? ये सब आप थोड़ा घर पे पढ़ लेना। सेम वही कॉन्सेप्ट, यही एक ही चीज को घुमा घुमा के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
चलो बताओ। मिक्स सप्लाई है, फिर कंपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़े पढ़े तीनों का बताइए क्या क्या है। ऑनलाइन क्लास बताइए थोड़ा। मिक्स का कंपोजिट बोलने से नहीं होगा, रीजन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, फीलिंग आना चाहिए आपको कि नहीं। ठीक है, मैंने पढ़ा है, अभी इतना वर्ड्स नहीं आ रहा है, लेकिन पता होना चाहिए सर। ये नेचुरल बंडल, वेरी गुड पॉइंट। फर्स्ट का बोलना है, सेकंड का ठीक है, वो सेकंड का। ऑनलाइन क्लास आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कुछ रहेगा कि नहीं, या ऑडियंस आप लोग? सर सेकंड मिक्स्ड होगा। सेकंड मिक्स्ड होगा। फर्स्ट क्या होगा? मिक्स्ड। थर्ड क्या होगा? कंपोजिट। लिखा हुआ है कंपोजिट इसीलिए क्या? हाँ, ऑनलाइन क्लास थर्ड कंपोजिट है। थर्ड क्या बोला? कंपोजिट। थर्ड कंपोजिट। देखो ये तो मिक्स होगा, कि किसी को डाउट है कि कंपोजिट होना चाहिए? ऑनलाइन क्लास बाकी लोग लास्ट वाला बोल रहे मिक्स्ड है सर। ठीक है, सर लास्ट वाला मिक्स्ड होगा। लास्ट वाला मिक्स होगा। 5 करोड़ 50 करोड़ होता है। ओके चलो पढ़ते हैं। ये तो मिक्स्ड होगा, सबको पता है, इस पे मैं नहीं टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरा, मोहन रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली हैज सप्लाइज 20,000 पैकेज at ₹30. each to मीरा गिफ्ट शॉप। मोहन मीरा को गिफ्ट शॉप मतलब गिफ्ट नहीं दे रही है। मोहन एक सप्लायर है, मीरा के को सप्लाई कर रही है, मीरा गिफ्ट शॉप को। ईच पैकेज कंसिस्ट, क्या क्या एक पैकेज में है? 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस का बॉटल और एक बैलून। ठीक है, टॉय बैलून। ठीक है, और इस पे सब पे अलग अलग जीएसटी रेट लगा है। तो पता ही है सर, एक ही पैकेट है, पहला सर मोर देन 2 कंपोजिट, मोर देन 2 सप्लाई, आंसर इज यस। दूसरा नेचुरली बंडल है क्या? नेचुरल बंडल नहीं, आपको समझ में आना पड़ेगा। नेचुरल बंडल नहीं है सर, अलग अलग बेच सकते थे, ये जानबूझ के पैकेट बना रहे हैं इसका। ठीक है, फिर इसमें से कोई प्रिंसिपल सप्लाई दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो इट इज तीनों का कंडीशन मैंने देख लिया, आंसर इज मिक्स सप्लाई। तो बोल रहा हूँ मिक्स सप्लाई लिख रहा हूँ कंपोजिशन में। ठीक है, मिक्स सप्लाई आया समझ में? जीएसटी रेट क्या होगा? 18% पूरे पे। क्लियर है? ये बताइए, एकदम मिक्स्ड है। आंसर इज मिक्स्ड भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। मैंने क्या बोला था? मिक्स का फीलिंग कब आना चाहिए? अननेचुरली बंडल रहे और सबका सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा हो। इसमें देखो सबका सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा था, इसका क्या दे रहा है क्या सिंगल प्राइस में?
आप एक बात बताओ, आप गए किसी दुकान में फ्रिज खरीदने, स्टेबलाइजर खरीदने, एलईडी खरीदने, और वो बोलेगा जो हाईएस्ट रेट होगा हम उस पर चार्ज करेंगे, तो बोला रुक, तो पहले रेफ्रिजरेटर दे, वो ले लेगा, फिर जा रहा बाहर, फिर आएगा आप स्टेबलाइजर दे दे लेके बिल बना के पैसा देगा, रुक नीचे, फिर आएगा। भाई ऐसा नहीं होता है ना, सिंगल प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। सोचो कॉम्बो पैक में दे दिया सब कुछ, आ रहा समझ में, कॉम्बो पैक में दे दिया सब कुछ, सबका टोटल आ रहा था सोचो 1 लाख रुपया, बोला सर सबका इंडिविजुअल टोटल 1 लाख, आप सब ले लो ना, मैं आपको 90,000 में दे देता हूँ, तब मेक सप्लाई भाई। लेकिन वो बिल को ही बाइफरकेट कर रहा है, रेफ्रिजरेटर इतना, हाँ उसके बाद स्टेबलाइजर इतना, एलईडी इतना, क्लियर है भाई, अलग अलग सबको ले रहा है, मिक्स में नहीं ले रहा ना, बिल एक साथ है, बिल एक साथ है, इसका मतलब थोड़ी ना सब एक ही कॉम्बो पैक में है, आ रहा समझ में। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू अकबर रिटेल स्टोर, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी, स्प्लिट एसी, स्टेबलाइजर, अच्छा एसी का स्टेबलाइजर और रेफ्रिजरेटर का है। दमदम हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस, ठीक है करो, क्या प्रॉब्लम है, सिंगल इनवॉइस तो कर ही सकता है, कौन बोला, हम बोला सिंगल प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, कॉम्बो पैक में नहीं दे सकता, सिंगल इनवॉइस तो कर ही सकता है। इंडिकेटिंग, ई इंडिकेटिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, इनवॉइस में क्या इंडिकेट हो रहा है, प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली, सबका प्राइस सेपरेटली है, इन द सेम, द अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 लाख, क्या प्रॉब्लम है, सिंगल चेक में दे, मल्टीपल चेक में दे, पैसा कैसे आएगा, वो तो आपको मैंने नहीं बोला ना कि पैसा कैसे आएगा, मैंने आपको बोला चार्ज कैसे कर रहा है, वो देखो, सिंगल चार्ज कर रहा है या फिर इंडिविजुअल चार्ज कर रहा है, पैसा वो चेक में दे रहा है, एक ही बार में दे रहा है, तोड़ के दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो मैंने आपसे बात ही नहीं किया पैसा देने का। सिंगल चेक फॉर ऑल द एप्लीकेबल आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, अलग अलग है, लास्ट में आ रहा था 1,02,000 और मैंने उसको 1 लाख में दे दिया, लेकिन कॉम्बो पैक में नहीं मिला ना मुझे, मैंने इसका क्या किया, डिस्काउंट लिया उससे, कि डिस्काउंट दे दे भाई, इतना सामान लिए 2,000 डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट में 1 लाख में मिल गया। स्टेट द टाइप ऑफ टैक्स, आंसर इज नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स नॉर्मल सप्लाई, क्लियर है, मिक्स सब मिक्स और कंपोजिट को नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, देखना है कंडीशंस मैंने आपको बता दिया है, ऐसा देखना है। ऑनलाइन क्लास क्लियर है, हाँ सर, ओके, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है आपका सारा, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं जो बोलूँगा तो लिखवा नहीं रहा हूँ ना, तो मुझे तो लिख के देना पड़ेगा आपका नोट्स, ठीक है। सर्कुलर, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, पढ़िए थोड़ा पानी पी। पोरीला ये बोलते हैं ना, पोरीला, ओके सर, ऑफर आता है बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, एक मोबाइल लो दूसरा फ्री, ठीक है, एक शर्ट लो दूसरा फ्री, एक पैंट लो दूसरा फ्री, एक कंप्यूटर लो दूसरा फ्री, ठीक है, एक बुक लो दूसरा फ्री, एक शादी नहीं कंप्यूटर लो फ्री, ठीक है। अब बात हो रहा है जो ये
ये चल रहा है ना। अभी क्या कर रहा है, आईटीसी याद है ना, आईटीसी, आईटीसी किसको याद है भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट। तो बंदा जो खरीद जो बेच रहा है एक के संग एक फ्री, ये परचेजर है, सॉरी सेलर है, ये है ना। और ये आपका बायर है, यही है ना। वो देख रहा है, ओह माय गॉड, एक के संग एक फ्री, यही तो दिख रहा है ना। तो भाई ये भी तो किसी से खरीद के लाया होगा ना। वो कितना खरीद के लाया होगा बताओ तो, एक मोबाइल खरीद के लाया कि दो मोबाइल खरीद के लाया है, दो लाया तभी तो एक के संग एक फ्री दे रहा है। वो तो दो खरीद के लाया, वो दो खरीद के जो लाया है, चलो अब वो एक के संग एक फ्री कैसे दे रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल टर्म है उसका, ठीक है सर। आप तो दो खरीद के लाया है, एक मोबाइल का दाम 50,000 है, दो मोबाइल का दाम 1 लाख रुपया है, वो तो 1 लाख रुपया दे के खरीद के लाया है, तो कैसे दे रहा 50, मतलब कि सोचो 50,000 का मोबाइल 60,000 में बेच रहा है, तो वो आपका तो दोनों का 1,20,000 में बेचना चाहिए था, तो वो 60,000 में कैसे बेच रहा है हमको नहीं पता। हमको वो नहीं जानना। हम देख रहे कि सर वो एक के संग एक फ्री दिया है, तो वो तो कहीं से खरीद के लाया होगा ना। 1 लाख प्लस 18% जीएसटी 18,000 दिख रहा है आपको, मतलब 50,000 इंटू 2 इसको 1 लाख का 1,18,000। और बेच क्या रहा है 60,000 इंटू 18%, दिख रहा है आपको। तो बोला है यहाँ पे, ये बोला है it may be seen that one item is supplied without consideration. However, under GST law, this is not treated as free supply. जी आपका कॉमर्शियल में बोल रहे हैं आप उसको, अपना बायर सेलर को, सॉरी अपना बायर को, कि भाई फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फ्री नहीं मानेंगे, ठीक है। इंस्टेड इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ 2 और मोर गुड सप्लाई एज अ सिंगल प्राइस, को माना जाएगा 2 और 2 से ज्यादा गुड सप्लाई किया था सिंगल प्राइस 60,000। Therefore, the taxability depend on whether the transaction qualified as a composite supply or mixed supply. हम लोग इसका टैक्सेबिलिटी किसके बेस पे होगा, composite supply या mixed supply के बेस में। And applicable GST will be determined as per section, GST rate कैसे determine होगा as per section 8. Further, the supplier is eligible for ITC on input service in relation to promotional offer. मतलब सर पहला बात बताओ, सोचो मोबाइल के संग मोबाइल फ्री नहीं किया, मोबाइल के संग से मैंने बोला चार्जर फ्री किया है या हेडफोन फ्री किया है कि नहीं, हेडफोन फ्री किया है, तो हेडफोन पे को जो फ्री दिया है उसने, तो उसको मिक्स सप्लाई मानेंगे या कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, पहले बता दो। कंपोजिट सप्लाई, हेडफोन मोबाइल के संग हेडफोन फ्री दिया है, क्लियर है। प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल था, तो बोला कि सर हेडफोन जो फ्री दिया है उसको जीएसटी टर्म में मैं फ्री नहीं मानूंगा, फ्री नहीं मानूंगा, पहला चीज। दूसरा चीज हम मानेंगे या तो मिक्स्ड है या कंपोजिट है, आप चेक कर लो क्या है, कैसे चेक करेंगे वो कंडीशन के ऊपर, और जीएसटी वैसे रेट वैसे ही लगेगा, अगर मिक्स्ड रहेगा तो हायर और कंपोजिट रहेगा तो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल का जीएसटी रेट, क्लियर है। बोला कि अगर जो आइटम फ्री लिया है, फ्री बेचा है फ्री, तो लॉ ये बोलता है, आईटीसी का लॉ ये बोलता है कि फ्री जो आप आइटम किसी को बेच दिए ना, तो उसका ऊपर आईटीसी आपको डिसअलाउ कर देंगे। आ रहा समझ में, मतलब कि आपने सोचो मोबाइल लिया था, आपने मोबाइल बेच रहा ना 60,000 में, इसको भूल जाओ, आपने मोबाइल लिया था 60,000 में बेच रहा ना, सोचो आपने मोबाइल लिया था से 45,000 में, ठीक है, उस पे 18% जीएसटी लगा के, ठीक है, कुछ भी हो। और आपने हेडफोन भी तो खरीदा होगा ना कहीं से, हेडफोन आपने 2,000 में खरीदा था, उसके ऊपर जीएसटी लगा था 18%, कितना 360। तो लॉ ये बोलता है कि आप जब बेचेंगे 60,000 इंटू 18% कितना होगा, 16,000 इंटू 18% कितना होगा, 10,800 का आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपने सेल किया है। और बोलेंगे भाई 45,000 का 18% कितना होगा,
8,100, ठीक है। तो आप बोलेंगे 10,800 का मैंने ऑलरेडी, आप बोल रहे हैं जीएसटी पेमेंट करने के लिए, उसमें मुझे आईटीसी का बेनिफिट कितना मिलेगा, 8,100 और 360 दोनों लेस हो जाएगा। तो मैं एज अ सेलर बोला हूँ, मेरा नेट कितना जीएसटी पेमेंट होगा, 10,800 माइनस 8,100 माइनस 360, 2,340। तो बायर ये बोल रहा है ना, बायर सॉरी सेलर ये बोल रहा है ना कि आप बोल रहे थे मुझे सेल पे कितना पेमेंट करने के लिए 10,800 जीएसटी, उस पे मैंने 8,100 ऑलरेडी मोबाइल वाला पेमेंट कर दिया था। फिर आप मैंने चार्जर भी बेचा है, 2,000 का खरीदा था, उस पे भी मैंने 360 रुपया पेमेंट कर दिया था, और मुझे नेट पेमेंट कितना करना है, 2,340 रुपया। ये कौन बोल रहा है, सेलर। क्लियर है। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आईटीसी का प्रोविजन में लिखा हुआ है, जब मैं आपको सेक्शन 16 या 17 पढ़ाऊंगा, उसमें बोला है कि आप अगर आईटीसी का बेनिफिट ले रहे हैं ना, लो, बहुत लो, लेकिन आपने अगर कोई सेल कोई फ्री का कर दिया, या फिर आपका कोई गुड्स डैमेज हो गया, समझ में आ रहा है ना, डैमेज हो गया तो सेल नहीं कर सकते, फेंकना पड़ेगा। फ्री का मतलब पैसा नहीं आया आपके पास, तो उसका आईटीसी का बेनिफिट आपको हम नहीं देंगे। तो बोलने का मतलब है कि सर ये वाला वो डिनाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कौन बोल रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर बाद में क्या है ना, सर्कुलर आया, तो क्या होता है सब जगह से ऐसा सब, भाई एक के संग एक फ्री तो सब जगह मिलता है ना, आ रहा समझ में आपका। मैंने बोला टूथब्रश के संग ये ब्रश फ्री, वो तो हर जगह मिलता है आज के डेट में। तो ब्रश तो भाई खरीदा हुआ ना किसी ने, तभी तो आपको फ्री दे रहा है, तो उसका आईटीसी सब डिसअलाउ कर दे रहा है। तो बहुत रो रहा था सब गया जीएसटी काउंसिल के पास कि मैडम क्या कर रही है, अगर हम मैं ऐसे फ्री वाला कुछ ऑफर नहीं लाऊंगा तो मेरा सेल गिर जाएगा ना, आ रहा समझ में, मेरा सेल गिर जाएगा। हम तो कुछ अट्रैक्टिव ऑफर लेके आना पड़ेगा ना, कुछ बिजनेस में कुछ डायनामिक चेंजेस लेके आना पड़ेगा, तभी तो मेरा सेल बढ़ेगा, आ रहा ना समझ में। तो बोला गया तब जीएसटी काउंसिल ने एक सर्कुलर निकाला, वो क्या बोलता है कि इस जैसा प्रमोशनल केस में जब बाय वन गेट वन फ्री वाला केस रहता है, बाय वन गेट वन या बंडल वाला केस रहता है, तो उसके संग जो बंडल के संग जो फ्री वाला रहता है, जैसे आप टूथब्रश पेस्ट लेने गए, उसके संग ब्रश वाला जो फ्री रहता है ना, उसको मैं फ्री नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि ब्रश का भी पैसा आपने पेस्ट में जोड़ लिया है, ठीक है, और उस पे आईटीसी अलाउ हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कौन खड़ा है, जीएसटी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे कौन खड़ा है, जीएसटी काउंसिल। डिपार्टमेंट मतलब जो जीएसटी गवर्नमेंट ही, काउंसिल मतलब क्या है, काउंसिल इज आल्सो गवर्नमेंट बट एपेक्स बॉडी ऑफ जीएसटी हेडेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और जीएसटी डिपार्टमेंट कौन सा है, वही असिस्टेंट कमिश्नर लोग। तो हमेशा जीएसटी डिपार्टमेंट और हम लोग जैसे टैक्स पेयर के बीच में लड़ाई होगा, तो कौन डिसीजन दिलाएगा यहाँ पे, या तो आप हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट जाइए, या फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए किसको, काउंसिल को, कि भाई इसको थोड़ा देखिए। क्लियर है। तो वहां पे एक रेमेडी लेके आई, रेमेडी समझ रहे ना, रेमेडी नहीं, रेमेडी, ठीक है, रेमेडी लेके आई। तो ये अच्छा है बायर के लिए, खराब है, बायर के लिए अच्छा है, बायर के लिए खराब है। ये जो बंदा खड़ा है उसके लिए अच्छा है, खराब है, यहाँ वाला आदमी के लिए अच्छा है, खराब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इस बायर को कोई मतलब ही नहीं है, बायर को तो पैसा देके निकल जाना है। आईटीसी किसका डिसअलाउ हो रहा है, सेलर का। तो सेलर के लिए अच्छा है कि खराब है, सेलर के लिए अच्छा है, उसका आईटीसी डिसअलाउ नहीं हुआ, ठीक है। उसको कम नॉर्मली जो टैक्स देना था उसको उतना ही देना पड़ा। नहीं, आईटीसी अप्लाई होने से मिक्स कंपोजिट मैं नहीं बोला, मैं आपको क्या बोला, जो एक के संग एक जो फ्री मिलता है ना,
जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, फ्री बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, उसके उसमें आईटीसी नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट जो सर्कुलर मतलब कि ये काउंसिल बोला कि वो फ्री नहीं है, आप सबको बेचने के लिए तो फ्री पे फ्री बोल रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। फ्री है नहीं क्योंकि उसका पैसा अलग से उसमें जोड़ा हुआ है। इसमें जोड़ा है आपका जो मेन सप्लाई है उसमें जोड़ा हुआ है, किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन जोड़ा हुआ है। क्लियर है? Food supplied to the patient as advised by doctor nutrition is a part of composite supply of healthcare, not separately taxable. Other supplied by hospital patient not admitted on their attendance. ठीक है, आप नहीं, कोई है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको डॉक्टर बोला सुबह सुबह उठना है और जो सुबह सुबह उठ के आप पूड़ी कचौड़ी और आलूदम खा लेते हैं ना, वो कुछ नहीं खाना है, दलिया खाना है, वो भी बिना हल्दी बिना नमक, ठीक है, एकदम सूखा साखा उबला हुआ दलिया, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट है और दलिया खाना है उसको। दलिया कौन देगा? हॉस्पिटल देगा, उसको ब्रेकफास्ट में लाके देगा, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में उसको सादा सादा ना उबला उबला खाना देगा। अब वही अगर खाना रेस्टोरेंट में मिलता तो उसका जीएसटी रेट है 5%, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको एक बार बोला था ना कि हेल्थ सर्विस कौन एग्जेम्प्टेड होता है, हेल्थ केयर, डॉक्टर का फीस, स्कूल का फीस बोला था ना एग्जेम्प्टेड होता है। वैसे हेल्थ केयर एक्टिविटी जो आपका डॉक्टर देखता है ना, हेल्थ केयर जो एडवाइस वो फीस लेता है, विजिटिंग फीस लेता है डॉक्टर, उस पर जीएसटी लगाता है क्या? नहीं लगाता, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, नहीं लगा सकता। तो बोला कि सर, वो बोला डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप ठीक है, आप हेल्थ केयर एग्जाम्प्ट है, काउंसिल ने बोल दिया है हेल्थ केयर एग्जाम्प्ट है, हम मान लेते, लेकिन आप तो खाना भी खिला रहे हैं, उसका पैसा दो, जीएसटी उसका काटो, आ रहा समझ में, जीएसटी उसका काटो। तो फिर जीएसटी काउंसिल ने सर्कुलर निकाला कि भाई एक तो पेशेंट मर रहा है और खाना नहीं चाह रहा है, और उसके ऊपर जीएसटी और तुम जोड़ देगा, खाना का दाम बढ़ जाएगा, वो और नहीं खाएगा। क्लियर है? तो बोल तब ऐसे नहीं होगा। अगर कोई पेशेंट एडमिट है और वो उसको दे रहा है खाना, फूड दे रहा है एज पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, तो उसको माना जाएगा कि वो भी हेल्थ केयर में आएगा, वो भी एग्जाम्प्टेड है। आ रहा समझ में? क्लियर है? सर मैं कभी सोचो मैं भी हॉस्पिटल, मैं भी हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं सोचो थोड़ा एक्सटेंशन हो गया था, बोला ऐसे लड़के बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, मेरा दोस्त लोग था, उन लोगों को पता चला तो बोलते हैं चलते हैं उसके पास देखने के लिए। बोले अभी नहीं चलते, 1:30 बजे 1 बजे के लगभग चलेंगे। बोला क्यों? अरे खाना देते हैं ना। वो खाना देता है हॉस्पिटल, खाया जाएगा। बोला रिलेटिव आया, खाना भी इसको भी दो। हाँ, तो सब कोई 4-5 लोग ले आ गए देखने के लिए। बोला वो छोड़, ठीक है समझ रहा है तेरा पाँव में दर्द है, खाना दिया कि नहीं? खाना मंगवा दिया। हाँ, बोले कि सर वो दलिया किसी को दीजिए ना, मेरे लिए एक बिरयानी ले लीजिए। वो बिरयानी एकदम चिकन चाप तंदूरी वंदूरी सब मंगवा के खा रहा है। कौन दे रहा? होटल। बोले जीएसटी तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि होटल में खा, हॉस्पिटल में खा रहा है, हेल्थ केयर है। इन दैट केस काउंसिल ने क्लैरिफाई किया कि वो आपका अटेंडेंट या फिर गेस्ट जो आपको देखने आ रहा है, उसको अगर खाना दे रहे हैं ना तो वो हेल्थ केयर में नहीं आएंगे। क्लियर है? फूड सप्लाइड टू द इन पेशेंट, इन मतलब हॉस्पिटल के पेशेंट, एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का कंपोजिट सप्लाई मानेंगे एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, अलग से उसको टैक्स नहीं लगाएंगे।
अदर सप्लाईज बाय फूड, अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय अ हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड, जो एडमिट नहीं है पेशेंट, जो आया है लेकिन एडमिट नहीं है, वो ये एडमिट था, वो एडमिट नहीं है, और देयर अटेंडेंट और विजिटर्स आर टैक्सेबल। क्लियर? खाना अगर टैक्सेबल विजिटर को दिया या फिर आपका अटेंडेंट को दिया तो टैक्सेबल है। क्लियर? अबे क्लियर कि नहीं? In case of body building, there is a supply. सुनो, आप बॉडी, आपने कोई सोचो बस लिया, ठीक है, सोचो बस, चलो ठीक है बस ही लिया, या फिर आपने एक गाड़ी लिया कुछ, और गाड़ी का सिर्फ ये लिया, ये क्या है? चलो इसके ऊपर बॉडी नहीं है। आप अगर बस लॉरी खरीदने जाओगे ना तो बेसिकली ऐसा ही रहता है, उसके ऊपर बॉडी अलग से बनवाना पड़ता है, ठीक है, उसका सिर्फ ये देता है इंजन लगा के। सोचो आपने गाड़ी लिया, जब कल्याण बोला कि भाई मेरा गाड़ी का साइलेंसर यहाँ रहेगा, पहले बात मेरे से पहले धुआं निकलेगा, मेरा जो धुआं है गाड़ी का आगे निकलेगा कि सबको पता चले कि मैं आ रहा हूँ। और ये वाला ऐसा रहेगा, और यहाँ पे भी एक सीट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी सीट रहेगा, मैं देखते रहूँगा उधर उधर के जाके, ठीक है। अब ये बताओ, आप तो ये लेके गए थे, आप तो ये लेके गए थे, और फिर आपने ये बनवा लिया। जो बंदा ये बनाया है इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस? आंसर इज सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या आप जो जो लगा था मटेरियल, वो लोहा लेके गए थे, वो तो दिया ना आपको, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। In case where bus body building, there is supply of goods and services. Thus, classification of these component supply as goods or service depend on which supply is a principal supply, which may be determined on the basis of facts or circumstances on each case. Company specialize in bus building, bus body building. ये building बना दिया बस का या फिर कार का, समझ लो जो भी हो, का बिल्डिंग बनाने में स्पेशलाइज है। इन केस सप्लाई और सर्विस ऑफ कस्टमाइजिंग द इंटीरियर, ठीक है। आपने क्या किया? सिर्फ इंटीरियर। इन अदर केसेस सप्लाई रेडीमेड बस बॉडीज, हियर द सप्लाई ऑफ गुड्स हियर इज टैक्सेबल सप्लाई। आपने रेडीमेड उससे बनवा लिया, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन लेके सारा गुड्स इससे बनवा लिया, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन आप पूरा गाड़ी ही लेके गए, पूरा गाड़ी लेके गए, लेकिन अंदर में सिर्फ इंटीरियर चेंज करवाया। नया कार लेते हैं ना तो उसका अंदर में इंटीरियर रहता है, बहुत कुछ चेंज करा था। कोई बोलते हैं यहाँ से लाइट लगवा दो, यहाँ से अंदर मैं रहूँ तो चिम 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 के तरह जलता रहे, वैसा अगर कुछ इंटीरियर चेंज करवा रहे हैं, दैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप कुछ बॉडी भी बिल्डिंग करवा रहे हैं वहां से, मैंने भी क्या एग्जांपल, बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग करवाया है यहाँ पे बस का बॉडी, इन दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉमन सेंस है ना, है उतना लोड लेके पढ़ना ही नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी में हर साल एनुअल रिपोर्ट छपता है। एनुअल रिपोर्ट पता है ना, एनुअल रिपोर्ट छपता है, हर कंपनी में छपता है एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट छापने के लिए मैंने किसी को दिया पैसा कि भाई
तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो लिखना है वो प्रिंटिंग प्रेस डिसाइड करेगा या हम डिसाइड करेंगे? मैं डिसाइड करूंगा ना। एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है, क्या प्रॉफिट है, कौन डायरेक्टर है, क्या बिजनेस है, सारा कंपनी का डिटेल लिखा रहता है। वो प्रिंटिंग प्रेस वाला कैसे पता चलेगा? तो मैं बताऊंगा कि क्या चाहिए एनुअल रिपोर्ट में। वो क्या करेगा, मैं उसको सॉफ्ट कॉपी दूंगा, वो छाप के मुझे बुक रिपोर्ट दे देगा। क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस? आंसर इज सप्लाई ऑफ सर्विस। आ रहा है? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मैं बोला कि एनुअल रिपोर्ट कंटेंट मेरा है, मेरा पर्पस है उससे, मेरा पर्पस है उससे कंटेंट छपवा के लेना, प्रिंटिंग सर्विस लेना है मुझे। मैं उससे बुक नहीं ले रहा हूँ, मैं उससे प्रिंटिंग सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, मैं बुक खरीदने जाऊँ तो दैट्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन मैं असली कॉन्टेंट्स मैं दे रहा हूँ। मैं उससे बोल रहा हूँ भाई प्रिंटिंग करके दे मुझे। तो सिंस उसमें अंदर तो बुक भी है, तो बोल रहा है कि वो बुक भी है और है, लेकिन आपने तो क्या लिया, उससे प्रिंटिंग सर्विस लिया, तो दैट्स द सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा चीज मैंने बोला उसको इन्वेलप दे देना, उस पर इन्वेलप दे देना, एक इन्वेलप देना, उस पर ऐसा मेरे कंपनी का लोगो रहेगा। तो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरा इंटेंशन उससे इन्वेलप लेने का है विथ लोगो। क्लियर है? In case of printing of books, pamphlets, brochure, annual report, and alike, where only content is supplied by the publisher or the person who owns the user's rights to the intangible input, while the physical input, including paper, printing, belonging to the printer. Supply of printing of the content supplied by the recipient is the principal supply, and therefore supply would constitute a supply of service. सारा समझ में कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन in case of printed envelope, letter card, print box, tissue, napkin, wallpaper, etc., printed with design logo supplied by the recipient, logo कौन दे रहा है? Recipient, but made using physical input including paper belonging to the printer. Input paper सब किसका है? Printer का है। The predominant supply is that supply of printing of the content supplied by the recipient is ancillary to the principal supply of goods, and therefore supply would constitute the supply of goods. ठीक है? इन्वेलप कुछ दे रहा है तो मैं उसे इन्वेलप ले रहा हूँ, मैं उसे टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, मैं उसे नैपकिन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कंटेंट है, वो छाप के देगा, वो कंटेंट नहीं छाप के तो कोई भी दे देगा। छाप उससे टिश्यू पेपर लेना मेरा कंटेंट है। ठीक है, ऊपर एनुअल रिपोर्ट में क्या मैं से एनुअल रिपोर्ट ले रहा हूँ कि वो एनुअल रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि मैं सारा उसको दे रहा हूँ इनपुट, ये छापना ये छापना। वो क्या कर रहा है, सिर्फ छाप के मुझे दे रहा है। अंडरस्टूड? वो सिर्फ छाप के मुझे दे रहा है, मैं उसे प्रिंटिंग सर्विस ले रहा हूँ। आ रहा समझ में? सीट टेस्टिंग एक काम करते हैं ना, थोड़ा इसको घर पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा समझ देखता हूँ। ठीक है, मैं भेजूँ क्या? ऑनलाइन क्लास? हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर।
मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन आंसर भेजा, नहीं आया क्या? हुआ? बताओ। Meghraj and company wishes to commence the business of supplying ready-made garment within the Punjab and neighboring state, ठीक है, of दिल्ली हरियाणा कुछ भी, as to what is taxable event under GST is leviable, SGST, CGST और IGST। जो बेच रहा है वो कहाँ का है? जो बेच रहा है वो कहाँ का है? विद इन पंजाब। और बेच कहाँ रहा है? दिल्ली हरियाणा। तो क्या लगेगा? नहीं, क्या बोला? विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट विद इन पंजाब है। अच्छा, कहाँ का है वो बोला नहीं है, ठीक है। बोला मेघराज कमेंस टू कमेंस द बिजनेस सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट बेचने का बिजनेस कर रहा है। कहाँ बेचेगा? पंजाब और नेबरिंग स्टेट में, मतलब दिल्ली हरियाणा। तो क्या लगाएगा? आंसर इज सीजीएसटी एंड एचजीएसटी अगर इंट्रा स्टेट है तो, आईजीएसटी अगर इंटर स्टेट है तो। अंदर अगर वो बंदा सोचो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, उसका बिजनेस दिल्ली में है, तो दिल्ली में अगर से दिल्ली में बेचेगा तो इंट्रा स्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर दिल्ली में है, अगर अदर देन दिल्ली बेचेगा तो आईजीएसटी इंट्रा स्टेट। क्लियर है? दामोदर प्राइवेट लिमिटेड आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है, हैज ट्रांसफर्ड सम गुड्स टू इट्स ब्रांच, ठीक है। कहाँ रजिस्टर्ड है? दिल्ली में। गुड्स कहाँ सेंड किया है? ब्रांच में। रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, ब्रांच कहाँ रजिस्टर्ड है? वेस्ट बंगाल। सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम ब्रांच, गुड्स कहाँ से सोल्ड हो सके? ब्रांच से। द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। मतलब कहाँ से कहाँ नहीं मिलेगा? वेस्ट बंगाल टू दिल्ली पैसा नहीं जाएगा। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन हैज taken by it does not qualify supply। कंपनी को क्या लगता है जो ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या का ट्रांजैक्शन? गुड्स गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, वो सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड। A certain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch qualifies supply or not। क्या होगा? आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? क्या होगा? सप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। कहाँ लिखा है ये? हाँ, रिलेटेड पर्सन, ठीक जा रहा है, बताइए रिलेटेड पर्सन में कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 1 पैरा 2 है ना? इसको देख के नहीं बोला ना? As per Schedule 1, read with Section 71C of CGST Act, supply of goods and service both between related person or distinct person is specified under Section 25 when made in course of furtherance of business is deemed as supply even without consideration. In the given case, since Damodar Private Limited and its branch located at another state are distinct person, supply of goods between them qualifies as। क्लियर है? समझ में आ रहा कैसे लिखना है?
आपको केस स्टडी देगा ऐसे ही। हाँ IGST लगेगी, ठीक है, क्लियर है। एक केस स्टडी हुआ ना आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा व्हाट इज शेड्यूल 1, ऐसे ही आता है बेसिकली, अनलेस अनटिल कुछ अलग से दे दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही आएगा। सर मुझे याद नहीं है ये सेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो एज पर शेड्यूल 1 ऑफ GST एक्ट, खत्म। कोई देखो नहीं, देखो क्या बोलते हैं, लड्डू खाया लड्डू आपने, लड्डू के ऊपर चांदी का परत रहता है, पिसता रहता है, अगर ये दोनों हटा देते वो लड्डू नहीं रहता क्या? तो लड्डू रहे लेकिन खाने में अच्छा लगता है क्या? बस वही है। अब जो चाहिए लड्डू अच्छा रहता है थोड़ा सा तो परत लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, ये वैसे ही है। पृथ्वी एसोसिएट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है, इट इंक्वायरीज अ टैक्स एडवाइजर से इंक्वायरी कर रहा है वेदर एनी एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू सीजे, कोई सप्लाई भी है क्या जो विदाउट कंसीडरेशन के जा रहा है, कंसीडरेशन नहीं भी है लेकिन कोई भी सप्लाई माना जाएगा, ऐसा कुछ एक्टिविटी है क्या? कौन पूछ रहा है? पृथ्वी एसोसिएट। किससे पूछ रहा है? टैक्स एडवाइजर। आंसर इज यस। आपको शेड्यूल 1 पूछ रहा है इनडायरेक्टली बोला है कि आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में आप शेड्यूल 1 को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। सब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, इंटर ब्रांच ट्रांसफर, लेकिन गिफ्ट 50,000 से ज्यादा होने से हुई लगा, 50,000 से कम तक नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये तो था। आ रहा समझ में मैंने क्या पढ़ाया था इतने दिन से? क्लियर है? कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई दैट particular goods or service which attract the highest rate, examine the validity of the statement। वैलिडिटी करो क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में हाईएस्ट रेट टैक्स रेट लगता है, सही है? मेक सप्लाई में लगता है, एग्जैक्टली। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। इट is the mixed supply that created the supply of a particular goods or service which attract the highest rate। आ रहा समझ में? Transfer of title or possession is necessary for transaction to constitute supply of goods। Transfer of title जरूरी है supply of goods के लिए। Title as well as possession both have to be transferred for transaction to become supply of goods। In case title not transferred, title transfer नहीं हुआ है, the transaction would be treated as supply of service in schedule 1। अगर ट्रांसफर टाइटल नहीं हुआ, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कैसे? रेंट पे दिया है, आप मुझे कोई रेंट पे दे दिए ये बोर्ड कि मुझे रेंट देते रहना हर महीना, तो क्या आपने क्या जो गुड्स का जो टाइटल है वो मुझे ट्रांसफर कर दिया है? नहीं किया है, ठीक है। आपने मुझे राइट टू यूज दिया है, यूज कर लो, राइट यूज करने का राइट दिया है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। वही बोला, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो तो टाइटल ट्रांसफर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसीडर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अगर नहीं ट्रांसफर हुआ तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और ऐसा कुछ है कि फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इन सम केस वेयर द पोजीशन में भी ट्रांसफर इमीडिएटली बट टाइटल में भी ट्रांसफर इन फ्यूचर डेट, ट्रांसफर फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। लाइक इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन हायर परचेज, सच ट्रांसफर विल आल्सो बी टर्म्ड एज सप्लाईज ऑफ गुड्स, मतलब हायर परचेज टाइप का। गुड्स का पोजीशन दे दिए हैं लेकिन ट्रांसफर टाइटल तभी होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप मुझे पेमेंट करेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? हाँ सर। मजा आ रहा पढ़ने में?
समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर सारा? सुलेखा मैन्युफैक्चरर, सुरेखा मैन्युफैक्चरर सुरेखा मैन्युफैक्चर हैविंग फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई। फैक्ट्री कहाँ है? दिल्ली में, और डिपो कहाँ है? मुंबई में। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव, अपना अपना स्टेट में ये लोग रजिस्टर्ड है। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट सेम कैन बी सोल्ड। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन सा रिलेटेड पार्टी वाला कहानी आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन देख के आंसर आपके मन में उबलना चाहिए। अच्छा वो तो देख रहा है विदाउट कंसिडरेशन का बात कर रहा है, रिलेटेड पार्टी है, तो भाई ये वही पूछेगा। शेड्यूल 1 stipulates that the goods and service both between related person distinct person specified in section 25 even if supply even without consideration provided is made in course of furtherance of business. Further, a person who has obtained more than one registration, whether one state or more than one, shall in relation to each such registration be treated as distinct person. The distinct person माना जाएगा। Thus, the factory and depot of Sulekha are the distinct person. Therefore, the supply of goods from Delhi factory of Sulekha manufactured to Mumbai depot considered without consideration in course of further business is supply under section 7. आ रहा है? अब मैं थक गया हूँ, आप लोग घर पे देख लेंगे इसको आगे। समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। बर्लिना आपने कुछ रिकॉर्डिंग लगाया है क्या? हाँ सर का नहीं सर। कुछ भी पूछा? हाँ सर और वही सेम टोन सेम फ्रीक्वेंसी में। ओके ठीक है, चलिए बाय। ठीक है, मंडे होगा क्लास। थैंक यू। घर पे पढ़ो, सेक्शन 7 8 करा दिया है, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 9 करवाऊंगा। हाँ दे दूंगा। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।